गुड इवनिंग एवरीवन। और फिर आज महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ मैं हूं आपके पास ज्ञान प्रकाश। और संविधान के ऊपर हम लोग कुछ लाइट करते हुए उसके कुछ प्रश्नों को विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने दिनों से कॉन्स्टिट्यूशन से लगातार प्रैक्टिस में है। ये महत्वपूर्ण उनके प्रश्न है, महत्वपूर्ण कुछ कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बारे में देख रहे हैं। इन 2 क्लास के बाद लगातार प्रश्नों के क्लास के बाद हम फिर उसके बाद भारत के जितने भी अटॉर्नी जनरल हैं उसके ऊपर देखेंगे। और सबसे पहला प्रथम अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ा के बायोग्राफी के ऊपर देखेंगे। उनसे प्रश्न बहुत आते हैं। तो हमारा आज का जो विषय वस्तु है वो लगभग आपके पास 19 क्वेश्चंस हैं। और इन प्रश्नों को केवल आंसर ही नहीं जानेंगे बल्कि इनको विषय के अनुसार विश्लेषण भी करेंगे, इनका समग्र विश्लेषण करेंगे और इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को इसके साथ जोड़कर करेंगे। मुश्किल से आप लेंगे 9-10 प्रश्न, लेकिन मैं इसमें कम से कम 50 से 60 प्रश्नों के उत्तर को समेटूंगा। और इस तरह से अगर हम संविधान के प्रश्नों के ऊपर बात करें तो बहुत सारे प्रश्न हैं, अवधारणात्मक भी हैं और फैक्चुअल भी हैं। तो कुछ फैक्चुअल भी है, इसमें कुछ अवधारणात्मक भी हैं। तो इन दोनों प्रश्नों को हम लोग देखकर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपके प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न है कि 1935 का जो एक्ट है, आप आंसर लिखेंगे 1935 के अधिनियम, तो जो आपको भारत सरकार ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट 1935 भारत में इन्फोर्स किया था। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है, अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। 1935 का एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट 1935 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करके भारत में लागू किया था, तो किसने कहा था कि 1935 का एक्ट है ना अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित, मतलब ऐसा मतलब गाड़ी जिसमें ब्रेक तो बहुत है लेकिन इंजन नहीं है, ब्रेक तो बहुत है लेकिन इंजन नहीं है। इस 1935 का एक्ट इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके सिनारियो में आया था। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि किसने कहा था कि 1935 का एक्ट अनेक ब्रेक है, इसमें अनेक ब्रेक वाली गाड़ी है लेकिन इसमें इंजन नहीं है। इसका आंसर आप जल्दी से देंगे कमेंट बॉक्स में, बताइए। जो अगर इसका सही आंसर लिखेंगे उनको मेरे तरफ से 10 पॉइंट्स। आज देखते हैं आप लोग कितना पॉइंट करेक्ट करते हैं। सही आंसर 10 पॉइंट्स। तो चलिए मैं इसका आंसर अब आपको बता रहा हूं। ये जो स्टेटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ये स्टेटमेंट किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसका आंसर सही हुआ? जिसका आंसर सही हुआ वाई लिखें। तो ये स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब 1935 के एक्ट की जो विशेषता देखी, ये बहुत बड़ा 1935 का एक्ट एक बहुत बड़ा अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन था और इसमें 14 पार्ट्स थे और 321 आर्टिकल्स थे और 10 शेड्यूल्स था। तो 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची, 14 पार्ट्स, 321 आर्टिकल्स एंड 10 शेड्यूल्स थे। सोचिए कि इतना बड़ा ये लॉ का एक बंडल था, लॉ की किताब थी, एक भारत में आया हुआ कानून था। जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो उसमें 14 की जगह 22 पार्ट्स थे, 22 भाग, और 321 के 395 आर्टिकल्स थे और 10 शेड्यूल्स की जगह 12 शेड्यूल्स आज हैं। तो ये जो 1935 का एक्ट, कल मैंने पिछले क्लास में बताया था कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 70% पार्ट वो 1935 के एक्ट से लिया गया है। इसमें ही पूरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार और दोनों को मिलकर काम करने के लिए सब्जेक्ट का जो डिवीजन था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची का बंटवारा पहली बार 1935 के एक्ट में हुआ था। ये भारत की तमाम स्वतंत्रता आंदोलन के उपजी परिस्थितियों के बाद का परिणाम था 1935 का एक्ट। 1935 का एक्ट साइमन कमीशन जो भारत में 1928 में आया था, साइमन कमीशन के रिपोर्ट के ऊपर आधारित था।
ये 1935 का एक्ट तीनों गोलमेज सम्मेलन जो भारत में लंदन में जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था, जिसमें तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शामिल हुए थे। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाए गए थे और उसके बाद 1935 का एक्ट भारत में आया था। बहुत सारे इसके पीछे इससे संबंधित कंसेप्ट हैं, जैसे आपको मैकडोनाल्ड अवार्ड है जो हमारे कहीं रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी, बहुत सारी चीजें थी 1935 के एक्ट। तो 1935 के एक्ट के बारे में अगर एनालिसिस किया जाए थे तो बहुत ये ऐसा क्यों कहा गया कि अनेक ब्रेक वाली गाड़ी है लेकिन उसमें इंजन नहीं है, मतलब चीजें तो बहुत अच्छी थी, इनकी व्यवस्था 1935 के एक्ट का प्रोविजन तो बहुत बेहतर था, लेकिन उन प्रोविजनों को पहले भी कई तरह से रोकने के उपाय थे। जैसे आपको सारा राइट दिया गया और कहा कि गवर्नर से एक बार अनुमति लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से एक बार नोटिफाई होना पड़ेगा, तो आपको राइट्स दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल से एक बार आपको अनुमति लेना पड़ेगा, तो दे के भी और ब्रेक लगा दिए। दूसरी चीज, बिना इंजन वाला क्यों कहा गया कि यह भारत के लिए दिया गया था, भारतीय जो व्यवस्था थी उसमें, ताकि भारतीय अपने चलाएं, लेकिन इसमें कहीं भी पावर जो था इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर थे उन पर ट्रांसफर नहीं किया गया था, बल्कि पावर अंग्रेज गवर्नर अपने कब्जे में रखे हुए था, अपने अधीन रखे हुए था। इसलिए कि जिसके लिए दिया गया, जिसके लिए लागू करने के लिए दिया गया, जो 1935 के एक्ट के प्रोविजन को चलाता, जिसके अनुसार शासन होता, और उसी व्यक्ति को इसमें पावर सीज कर लिया गया। जैसे 1935 के एक्ट के बाद 1937 में आप जान रहे कि इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन हुआ तो सभी राज्यों में मुख्यमंत्री बने। बिहार में भी श्री कृष्ण सिंह 1937 में बने, गोविंद बल्लभ पंत यूपी में बने, बीजी खेरे और जगह पर बने, तो मुख्यमंत्री तो बन गए। लेकिन जब जब ये लोग अपना काम करते तो गवर्नर जनरल उस पर क्या कर, गवर्नर राज्य का गवर्नर वीटो लगा देता। जब जब ये अपना काम करते तो वीटो लगा दिया, जब जब जनता के हित के लिए काम करते वीटो लगा देते, जब जब टैक्स में रिबेट देते वीटो लगा देते, जब जब पॉलिटिकल बंदियों को छोड़ा जाता ये वीटो लगा देते। ब्रेक तो था, लेकिन वो ब्रेक कौन लगाता था, कोई दूसरा लगाता था। अब भारतीय लीडर कुछ नहीं करते थे, इसलिए बिना इंजन के था, इंजन ही नहीं था, एक्ट था लेकिन चलाने वाले का पावर सीज था, इंजन नहीं था, और अनेक उसमें वीटो का पावर गवर्नरों को दिया गया था। इसलिए कहा गया कि 1935 का एक्ट अनेक ब्रेक वाली बिना इंजन की गाड़ी थी। तो ये जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। और इसका कंसेप्ट भी समझ गए, ये मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है, मेंस में भी इसी तरह के स्टेटमेंट देके और कहेगा कि आप इसको मतलब इसका मूल्यांकन करिए, इसको डिस्कशन करिए, कमेंट करिए, समीक्षा करिए, इस प्रोविजन के बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में लिखिए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का सर्वप्रथम किसने पैरवी किया था। संविधान सभा का प्रतिपादन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए कोई इसका आंसर। और जो भी इसका आंसर करेंगे उनका मैं देख रहा हूं 20 पॉइंट्स मिलेंगे, उनका जब मैं कमेंट देखूंगा तो 20 पॉइंट्स। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रतिपादन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पहली बार किसने इसका प्रस्ताव रखा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पहली बार निर्माण के लिए किसने उसका प्रतिपादन किया, बात की थी। 20 पॉइंट्स कौन जानते हैं मैं देख रहा हूं, आंसर लिखिए, कमेंट में लिखिए बॉक्स। तो ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. राय ने किया था। किसने किया था, एम.एन. राय। ये भारत में एम.एन. रॉय, किसने किया था, एम.एन. रॉय। ये भारत में कम्युनिस्ट नेता थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे और बहुत बड़े ये कम्युनिस्ट नेता थे। इनका स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा। कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी व्यवस्था, लेबर यूनियन की व्यवस्था और इस तरह से श्रमिकों की मांग, डिमांड, उनके लिए इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए और भारत में एक तरह से एम.एन. राय को कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। कम्युनिस्ट को एक तरह से पूरी तरह से भारतीय सत्ता में, भारतीय राजनीति में इनका स्थापित करने का प्रयास था। इन्हीं का प्रयास था कि जब भारत में
जब संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब इलेक्शन हुआ था तो मात्र एक ही सीट कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी, बस एक सीट, है ना। 389 मेंबर थे संविधान सभा में, और उसमें से 296 में 296 में इलेक्शन हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग पार्टियां जीती थी, लेकिन एक सीट कम्युनिस्ट पार्टी को मिला था, और वह कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे ज्योति बसु, जो बंगाल से जीत कर आए थे भारतीय संविधान सभा में। कम्युनिस्ट पार्टी को मात्र एक सीट मिला था, और ज्योति बसु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कम्युनिस्ट पार्टी से जीत कर आने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे ज्योति बसु। इसको बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा। बंगाल के बहुत फेमस चीफ मिनिस्टर रहे, कम्युनिस्ट पार्टी का बंगाल गढ़ था, और उसके नेतृत्व ज्योति बसु ने लगातार 1946 से वो करते आ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं अब। भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? इसको आप आंसर दीजिए जल्दी। भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जल्दी से आंसर दीजिए। भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जल्दी आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा। तो भारत विभाजन का प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत ने, याद रखिएगा, इसको आंसर लिख लीजिए। भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत विभाजन का प्रस्ताव गोविंद, जो यूपी के मुख्यमंत्री थे, गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने किया था? लोग मैक्सिमम लोग मार देते हैं नेहरू जी। तो भारत विभाजन का प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत ने किया था, जबकि इसका समर्थन अबुल कलाम आजाद, इसका समर्थन किसने किसने किया? अबुल कलाम आजाद, और इसका समर्थन किसने किया था? अबुल कलाम आजाद। इसका समर्थन अबुल कलाम आजाद। प्रस्ताव है ना, भारत विभाजन का रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था? गोविंद बल्लभ पंत ने गोविंद बल्लभ प्रस्तुत किया, और अबुल कलाम आजाद ने इसका समर्थन किया था। और भारत विभाजन के प्रस्ताव को माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? माउंटबेटन प्लान। ये याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन करता है। भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में? तो गोविंद बल्लभ पंत। भारत विभाजन का प्रस्ताव संविधान, क्योंकि जो आपका संविधान सभा था वही टेम्पोररी पार्लियामेंट भी था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुन के आई थी वही टेम्पोररी पार्लियामेंट भी था। तो भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? गोविंद बल्लभ पंत ने। और इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने। अबुल कलाम आजाद ने, और बहुमत से इसको प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। हालांकि गांधी जी विरोध करते रहे, लेकिन बाद में मान गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसके खिलाफ थे, लेकिन नेहरू जी और माउंटबेटन के दबाव के चलते ये प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, और 15 अगस्त 1947 को इसे मान लिया गया, लागू कर दिया गया। इसको माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। और माउंटबेटन की पत्नी थी डिकी बर्थ, उसका पुकारू नाम था, इसलिए उसको डिकी बर्थ प्लान भी बोलते हैं। और माउंटबेटन प्लान को फिर बाद में मनबाटन प्लान भी कहा गया। वही गोविंद बल्लभ पंत हैं जो 1935 में इलेक्शन हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में 1937 में ये जीत कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, पहले मुख्यमंत्री। और इन्हीं के नाम पर आपको उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर, जो कि पंत जलाशय, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय भी है, डैम भी है, जिसका नाम रखा गया गोविंद बल्लभ पंत डैम। आप जो पढ़िएगा रिहंद नदी पर। तो इस तरह से गोविंद बल्लभ पंत स्वतंत्रता सेनानी थे, उत्तर प्रदेश के 1937 में बनने वाले मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि मूल अधिकार का विकास। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, और इसका भी आंसर आप लोग लिख के दीजिएगा। ये तो सब लोग जानते हैं, पढ़ाया हुआ है। मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? फंडामेंटल राइट का ओरिजिनेशन फर्स्ट टाइम किस देश में हुआ था? मूल अधिकार का विकास, फंडामेंटल राइट का डेवलपमेंट किस कंट्री की देन है?
ध्यान दिएगा, इसमें पहले क्वेश्चन सुनिए फिर आंसर लिखिएगा। मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? सोच समझ के आंसर लिखिएगा। 2 देश है, दोनों में कंफ्यूजन होगा, जल्दी लिखिए। जल्दी से लिखिए इसको। चलिए तो मैं बताता हूं कितने लोग ब्रिटेन लिखे हैं, कितने लोग अमेरिका लिखे हैं। तो फंडामेंटल राइट का डेवलपमेंट जो है वो ब्रिटेन में हुआ था। कहां हुआ था? ब्रिटेन। पहला बात तो विकास आप सुने होंगे कि जब जॉन वहां के जब राजा थे तो किसानों ने जब उनसे मांग किया कि हमें कुछ सुरक्षा दी जाए, आपके सैनिकों से, आपके प्रशासन से हमें कुछ सुरक्षा चाहिए, और ब्रिटेन के राजा की जय जयकार करते हुए सारी जनता ब्रिटेन के सम्राट के पास पहुंचा, तो उस ब्रिटेन के सम्राट ने जनता के लिए कुछ राइट दिया। और वह राइट कब दिया था? 1215 में दिया था, 1215 में दिया था, और जिसे बाद में संविधानविदों ने, इतिहासकारों ने मैग्ना कार्टा कहा था। यह मैग्ना कार्टा, तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम में फंडामेंटल राइट का डेवलपमेंट जो है वो इंग्लैंड का था। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन इंग्लैंड का था। विधि का शासन कहाँ का था? कानून के द्वारा शासन होगा, वो इंग्लैंड का था। तो फर्स्ट टाइम जो फंडामेंटल राइट का जो कंसेप्ट है वो ब्रिटेन की देन है। और उस समय दैट टाइम जॉन वाज द किंग ऑफ द ब्रिटेन, वो वहाँ के सम्राट थे, और 1215 में उन्होंने जो आदेश दिया, जनता को कुछ अधिकार दिए, और उस अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया। फिर वहाँ से धीरे धीरे पार्लियामेंट्री, बहुत दिनों बाद, लगभग 400 साल बाद वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम का विकास हुआ, संसदीय व्यवस्था का विकास हुआ, पार्लियामेंट का डेवलपमेंट हुआ। प्राइम मिनिस्टर का पद भी सबसे पहले वहीं आया, पार्लियामेंट भी सबसे पहले इंग्लैंड में ही डेवलप हुआ, और इस तरह से धीरे धीरे इंग्लैंड का जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का विकास बहुत तेजी से हुआ। इसीलिए पहले इंग्लैंड में डेवलपमेंट हुआ, बाद में उसको लिखा गया। इसीलिए थ्योरेटिकल रूप से कहा जाता है कि इंग्लैंड का संविधान अनरिटेन है, अलिखित संविधान है। बाद में धीरे धीरे इसका जब अंग्रेजों ने पूरे संसार में इस पार्लियामेंट्री सिस्टम का मॉडर्न जो संसदीय व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, उसका डेवलपमेंट किया। और बाद में जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ, अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन चला 1776 से 1783 तक, बाद में वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का प्रयास किया गया 1787 से 1789 89 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। और जब अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो वहाँ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट नहीं था। बाद में अमेरिका ने अपने संविधान में संशोधन करके 1791 में 1791 में बिल ऑफ राइट के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को जोड़ा। 10वें संविधान संशोधन 1791 में, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1791 में। इस प्रकार से अगर विकास पूछेगा तो सबसे पहले ब्रिटेन में, और सबसे पहले किस देश के संविधान में लिखित रूप से फंडामेंटल राइट लागू हुआ, जोड़ा गया, तो वह अमेरिका में बिल ऑफ राइट के नाम से अमेरिका में कब जोड़ा गया? 1791 में। और इसका जो सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। इसका आंसर कब से हुआ? तो 1215 में, और मैग्ना कार्टा के रूप में हुआ। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन था 1935 के अधिनियम के बारे में, किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेक वाली बिना इंजन की गाड़ी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। दूसरा हमने देखा है संविधान सभा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? संविधान सभा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो एम.एन. राय ने किया था। फिर भारत विभाजन का प्रस्ताव सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? गोविंद बल्लभ पंत ने किया। उस प्रस्ताव का समर्थन कौन किया? अबुल कलाम आजाद किया। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इस प्रस्ताव को और क्या कहा जाता है? तो माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? डिकी बर्थ प्लान भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? तो 3 जून की योजना 3rd जून प्लान भी कहा जाता है। इस तरह से भारत विभाजन का प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत ने किया। गोविंद बल्लभ पंत यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अबुल कलाम आजाद इन्होंने इसका समर्थन किया। तो मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ, मैग्ना कार्टा के रूप में। अब आते हैं फंडामेंटल राइट का अल्पीकरण, मतलब न्यूनीकरण, मतलब उसका लिमिट, मतलब उसको कम करना। फंडामेंटल राइट को लिमिट करना। फंडामेंटल राइट को लिमिट करने वाली जो लॉ है, किस आर्टिकल के तहत 0 घोषित की जाएंगी? फंडामेंटल राइट को अल्पीकरण मतलब कम करने वाली
जितने भी कानून होंगे वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की जाएंगी? जल्दी से इसका आंसर आप बताइए। फंडामेंटल राइट के अंतर्गत किस अनुच्छेद के तहत कोई भी विधि को जीरो घोषित किया जाएगा? 21 आर्टिकल के तहत है। किस अनुच्छेद? हाँ, फंडामेंटल राइट का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित होंगी? जल्दी बताइए, मैंने बताया इसको। देखिए आंसर कमेंट में। आर्टिकल 12, 13, 14, 15 कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर क्या होगा कि फंडामेंटल राइट। देखिए इसमें क्या है कि ऐसा कोई भी लॉ, समझिए इसको, अल्पीकरण मतलब कम करना, ऐसा कोई भी लॉ पार्लियामेंट अगर बनाती है, संसद के द्वारा बनाई गई ऐसी कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट को लिमिट करती हो, जो उससे इनकॉन्सिस्टेंट हो, जो लिमिट करती हो मतलब कम करती हो, जो इनकॉन्सिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट से विपरीत हो, असंगत हो, तो उस तरह के कानून को, है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जीरो, नल समझा जाएगा। अगर कोई भी कानून, संसद द्वारा ऐसा कोई भी कानून या कोई भी विधि जो फंडामेंटल राइट को कम करती है, उससे असंगत हो, तो उस कानून को शून्य घोषित किया जाएगा, उस कानून को जीरो घोषित किया जाएगा। ये हमारे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30 अनुच्छेद 13 में यही कहा गया है कि सरकार, संसद, कोई भी संस्था मूल अधिकार के खिलाफ कानून नहीं बना सकती, उससे इनकॉन्सिस्टेंट लॉ नहीं लागू कर इम्प्लीमेंट कर सकती। अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, उसको लिमिट करता हो, कम करता हो, उसको न्यून करता हो, उसका अल्पीकरण करता हो, तो वह कानून जीरो घोषित हो जाएगा। उस मात्रा तक जीरो होगा जिस मात्रा तक वो फंडामेंटल राइट को कम करता है, जिस मात्रा तक फंडामेंटल राइट को लिमिट करता है। इस तरह से आर्टिकल 13 और 368 में काफी डिबेट हुआ, जो फंडामेंटल राइट में हम बताएंगे। 13 कहता है कि कोई भी कानून नहीं बन सकता फंडामेंटल राइट के खिलाफ, और 368 कहता है कि संसद पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी, आर्टिकल नंबर 13 वर्सेज आर्टिकल नंबर 368। और इसी में शंकरी प्रसाद, है ना, इसी में गोलकनाथ, इसी में केशव आनंद भारती बनाम केरल राज, इसी में मिनर्वा मिल, और इसी में बहुत सारे कानून फंडामेंटल राइट को लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लंबी हुई। और लास्टली ये निश्चित रूप से आर्टिकल 13 ये कहता है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा जो कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ होगा। किस रूप में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आर्टिकल 13 के बारे में क्या लिखा हुआ है आप ध्यान देंगे तो आर्टिकल 13 में मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल 13 इसमें लिखा हुआ है कि दिस आर्टिकल, आर्टिकल 13 का क्लॉज 1, दिस आर्टिकल डिक्लेयर दैट ऑल लॉज आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन, मतलब कम करना, ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या इसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली जितनी भी विधियां होंगी वो गैर संवैधानिक होंगी, अनकॉन्स्टिट्यूशन होंगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगी। कहता है कि दिस आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 13, दिस आर्टिकल मतलब आर्टिकल नंबर 13 डिक्लेयर दैट, अनुच्छेद 13 ये डिक्लेयर कर रहा है, आर्टिकल नंबर 13 डिक्लेयर दैट, आर्टिकल नंबर 13 डिक्लेयर दैट क्या कि ऑल लॉज, जितने भी कानून है, आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। ऐसी जितने भी कानून बनेंगे, ऑल लॉज और इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत विथ फंडामेंटल राइट और डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट। ऐसा कोई भी कानून जो बनेगा, ऑल आर्टिकल्स दैट ऑल लॉज आर इनकंसिस्टेंट विथ
or in derogation of any of the fundamental right shall be void, जिसे असंवैधानिक माना जाएगा, जिसे समाप्त कर दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 13 कहता है और 13 का क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट ऐसी कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट से इनकॉन्सिस्टेंट हो, अलग हो या उसको कम करता हो, और भाग पार्ट 3 के खिलाफ बनाएगी कोई भी विधि उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वह फंडामेंटल राइट से इनकॉन्सिस्टेंट हो, अलग हो, असंगत हो या मूल अधिकार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता हो। आर्टिकल 13 को जल्दी पढ़ाया नहीं जाता है, तो अनुच्छेद 13 यही कहता स्पष्ट शब्दों में कि अगर संसद कोई कानून बनाती है और वो फंडामेंटल राइट से नकारात्मक रूप से उस पर प्रभाव डालता है, फंडामेंटल राइट के अधिकारों को नकारात्मक रूप से कम करता है, तो सारा कानून जीरो हो जाएगा। और यही लेकर लड़ाई चला कब तक? 1973 तक। संपत्ति के अधिकार को जब जब हटाया गया राइट टू प्रॉपर्टी तक, तो आर्टिकल 13 कहता था कि पार्लियामेंट ऐसा कोई भी राइट नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट को कम कर सकता। तो जब जो कि हमारे जानते हैं कि जो शुरू में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 7 फंडामेंटल राइट थी, तो जब फंडामेंटल राइट को कम करने की बात की गई और जब राइट टू प्रॉपर्टी को राइट्स को कम करने की बात की गई, तो आर्टिकल नंबर 13 का सहारा लेकर उस कानून को जीरो घोषित कर दिया गया था। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नहीं, फंडामेंटल राइट में सकारात्मक पॉजिटिव चेंजेस तो किए जा सकते हैं, नेगेटिव चेंजेस नहीं किए सकते। और केशवानंद भारती बनाम केरल केस में 1973 में जजों की बेंच बैठी और उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, आर्टिकल नंबर 368 का प्रयोग करके संविधान में कोई भी विधि, कोई भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्यों न वो फंडामेंटल राइट की ही बात क्यों न हो। तब जाकर बाद में जाकर इसको संपत्ति, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई ने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की तरफ से हटाया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित कौन सा वाद है? एक ऐसे क्वेश्चन पूछता है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लेकर कि आच्छादन से संबंधित संविधान के विवाद को किस केस में निर्णय लिया गया था? आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित कौन सा वाद था? तो इसका आंसर लिख लीजिए। आच्छादन से सिद्धांत का कौन सा वाद था? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश। भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश में ये वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आच्छादन का सिद्धांत किसी भी केस पर लागू होगा। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, किस अनुच्छेद के द्वारा उपाधि को समाप्त किया गया था? किस अनुच्छेद के द्वारा उपाधि को समाप्त किया गया था? किस अनुच्छेद के द्वारा उपाधियों का अंत किया गया था? किस आर्टिकल के द्वारा? एबोलिशन ऑफ टाइटल, ये सब लोग जानते हैं, जल्दी लिखिए। किस अनुच्छेद को जानते हैं? अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी 17 में था। तो किस उपाधियों का अंत किया गया था? किस अनुच्छेद पर एबोलिशन ऑफ टाइटल किया गया था? वेरी गुड, आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 में है ना, 17 में अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत किया गया था और 18 में उपाधियों का अंत किया गया था। तो ये अनुच्छेद, उसके बाद जब हमारे देश में भारत रत्न सब देने की प्रथा 1954 से शुरू हुई, तो बाद में जब जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी, तो उन्होंने क्या, जब हमारे क्या भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री ऐसे अवार्ड दिया जाता था। तो जब जनता पार्टी की सरकार जब बनी, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण को भी समाप्त कर दिया, यह कह के कि यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है। और केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने तब जाकर फैसला दिया कि नहीं, आर्टिकल नंबर 18 के द्वारा जो उपाधि का अंत था, एबोलिशन ऑफ टाइटल था, वो राजा महाराजा की उपाधि को लेकर था। जैसे कोई राजश्री, महाराज, चक्रधराज और जो टाइटलें होती थी सामंतवादी, जमींदारी, उन सब टाइटलों को अंत करके सबको एक समान नागरिक के रूप में, सिटीजन के रूप में बनाना था। लेकिन जो भारत रत्न की उपाधि है,
जो कि आपको भारत रत्न पद्मश्री पद्म विभूषण की उपाधि है, ये कोई खानदानी या सामंतवादी या फ्यूडल टाइटल नहीं है, बल्कि उस तरह का है जैसे कोई MBBS करता हो, कोई डिलीट करता हो, कोई एजुकेशन में अच्छा करता हो, उस तरह की ये उपाधि सिटीजन को सरकार के द्वारा दी जाती है। कोई स्वयं उपाधि लेने वाले व्यक्ति नहीं है। तब जाकर 1980 से पुनः इसको चालू किया गया और जो जनता पार्टी ने मोरारजी देसाई ने अंत किया था उसको फिर से लागू किया गया। सबसे कम मतों से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे? सबसे कम वोट से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो सबसे कम वोट से जीतने वाले राष्ट्रपति आपको VV गिरी थे। और धन विधेयक किस अनुच्छेद में शामिल है? तो धन विधेयक अनुच्छेद नंबर 110 हम बताएंगे। मनी बिल क्या है, और इस तरह से हम VV गिरी के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे और मनी बिल के बारे में नेक्स्ट क्लास चर्चा करेंगे। तो अब इधर का 20 सेक्शन जो है प्रश्न का वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं पुनः अगले क्लास में।